नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया। अभी इस वक्त जिस व्यक्ति के चैम्बर में मैं हूं वे शिक्षाविद, डॉक्टर, प्रोफेसर और वर्तमान में एमएलसी हैं राम बली जी। चलिए आज हम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक भी इनसे विचार लेंगे जो देश और प्रदेश में आज के समय में चर्चा में है। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। प्रश्न हम सर करेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है जन प्रहरी, यानी जनता के हितों की रक्षा के उद्देश्य से यह बनाया गया है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे बाबू जगदेव प्रसाद जी की तरफ। उनकी एक योजना थी 1969 की नहर से की योजना, जिसमें वर्तमान में कई लगभग 5 जिला तो जरूर उनकी योजनाओं से लाभान्वित होती, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता। आज वह एक बार फिर से चर्चा में है। हम चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से उस सारी विषय को का विश्लेषण करें ताकि जनता तक उस सही बात जाए और सरकार की क्या योजना है, क्योंकि आप सरकार के रूलिंग पार्टी के एमएलसी हैं, तो उन सरकार की क्या योजना है इस पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालिए। देखिए, हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना की आप बात कर रहे थे और यह परियोजना स्वर्गीय जगदेव बाबू का दिया हुआ देन है, लेकिन बीच के कालखंड में इसे वो परिणति नहीं मिली जो परिणति को मिलना चाहिए था, जो निष्कर्ष पर आना चाहिए था। उनका परिकल्पना था कि अगर हमीदनगर में बांध बनेगा, वहाँ से नहरें खोदी जाएगी तो वह जो गया जिला को प्रभावित करेगी, वह जहानाबाद जिला को सिंचाई देगी, औरंगाबाद जिला को देगी, अरवल जिला को देगी और बाद में पुनपुन और नालंदा को देगी। लेकिन वह परियोजना खटाई में पड़ गया उनके जाते, और वह परियोजना के बाद फिर पुनर्जीवित करने का काम है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ और उनका शिलान्यास भी उन्होंने किया। लेकिन उस समय बजट में थोड़ा पैसे कम आते थे बिहार के खाते में, और बिहार में कम पैसों की वजह से उन्होंने पार्ट वाइज बजट इसका प्रावधान किया। एक साल में 3 करोड़ देंगे, दूसरे साल फिर 3 करोड़ देंगे, तीसरे साल देंगे, इस तरह की व्यवस्था करके उन्होंने इसका शिलान्यास तो कराई। लेकिन बीच के कालखंड में जो अभियंता वर्ग था और जो कुछ तथाकथित नेतागण उस योजना को खटाई में डाल दिया। यानी कि जगदेव बाबू के ज़माने में जो सिंचाई की परियोजना के जो नक्शे बने थे उस नक्शा में डाइवर्सन कर दिया और डाइवर्सन करने के बाद जहां वो चाहते थे कि बांध बने वहां न बना करके वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर पर बनाएगी और न बनाई गई। और उसके बाद कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार लैंड एक्विजिशन हुआ, जमीन का भू अधिग्रहण हुआ। लेकिन जमीन का भू अर्जन के बाद भी वो नहरें नहीं खोदी गई व्यवहारिक तौर पर। आज यह पुनः चर्चा में इसलिए आई है कि अब फिर से सरकार ने भू अर्जन के लिए कुछ किसानों को नोटिस भेजा है। उसी के क्रम में अभी मैंने देखा कि कुछ किसान लोग जो हैं वो कुर्था प्रखंड के मझियावा गांव में, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति वहां आए थे, और वो पंडित जदुनंदन शर्मा जी का वो गांव है। वो किसान बड़े नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती उनके शागिर्द थे, और वहां पर आकर के उन्होंने कई दिनों तक स्वामी सहजानंद जी प्रवास करते थे, किसानों का बात करते थे। तो वहाँ पर लगातार आज 7-8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना है। वो धरनार्थियों ने मुझे अवगत कराया उन समस्याओं से। इस समस्याओं को मैं अपने स्तर से पहले सदन में रखा, अभी विधानसभा चल रहा है सत्र, उस सत्र में मैं सूचना के तहत ये सारी बातें को जिक्र कर दिया और सरकार से आग्रह भी किया कि सरकार अपना कोई प्रतिनिधि भेज करके वह पुनपुन सिंचाई हमीदनगर परियोजना है उस पर जानकारी ले, और जो किसानों की आरोप है उस आरोप के ऊपर कोई उच्च स्तरीय बैठक करके उस निष्कर्ष पर पहुंचे ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो और जमीन अधिग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हो। बाद में हमने अभी उसको ध्यानाकर्षण सूचना के तहत भी सदन में डाला है। हो सकता है 2-3 दिन के अंदर वो बातें आएगी। इसको यानी कहने का मतलब है कि इस परियोजना को हम लोग मूर्त रूप देने के लिए जो भी करना पड़े, चाहे वह संगोष्ठी करना पड़े, चाहे पदयात्रा करना पड़े, चाहे संघर्ष करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, उस तरह के कार्रवाई हम लोग करने में आगे के लिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ जो लोग हैं वहाँ से प्रभावित लोग, किसान लोग, वो हर जाति बिरादरी के, जाति बिरादरी और पार्टी लाइन पर ये नहीं है। ये एक किसानों की बहु प्रतीक्षित योजना है और महत्वाकांक्षी योजना है। इससे कितने किसान, लाखों में किसान इससे प्रभावित होंगे और सिंचाई की व्यवस्था होगी। इसलिए एक जन आकांक्षी योजना है। इस योजना के बारे में हम लोग जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। सर अभी आज फिर जो है सीबीआई तेजस्वी यादव को क्वेश्चन के लिए बुलाई थी, इस पर क्या आप कहिएगा?
अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है अभी, वो तो तरह तरह के हथकंडे अपना करके अब किसी तरह विरोधियों को तंग परेशान कर रही है। उसी क्रम में ये लालू प्रसाद यादव जी हैं या राहुल गांधी जी हैं या वगैरह वगैरह जो लोग हैं, यानी उनके रडार पर वो लोग आते हैं जिनसे उनको राजनीतिक खतरा है। लोकतंत्र के लिए इसको कितना हितकर मान रहे हैं सर? इस तरह की बातें लोकतंत्र को लाभ पहुंचाएगा या किसी न किसी रूप में क्षति पहुंचा रहे हैं? लोकतंत्र के लिए हितकर कहाँ से हो सकता है? ऐसे कदम जो संवैधानिक संस्थाएं थी उसका दुरुपयोग पहले भी होता था, लेकिन थोड़ा बहुत दुरुपयोग होता था कांग्रेस के ज़माने में भी। इस तरह की जो संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये सब हो, यह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग पहले कम होता था। लेकिन इधर के कालखंड में आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष संस्था है लेकिन चुनाव आयोग पर भी अंगुली उठ गई, और अंगुली ही नहीं उठी बल्कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी फैसला सुनाया कि अब जो इनका चुनाव आयुक्त की बहाली की प्रक्रिया है उसको प्रभावित किया। कहा कि अब सरकार बहाली उनकी नहीं करेगी। एक सिस्टम बना दिया, कोलेजियम सिस्टम, 3 लोग होंगे, विपक्ष के भी लोग होंगे, सरकार के भी पक्ष के होंगे और सुप्रीम कोर्ट के होंगे, तब जाकर के मुख्य चुनाव आयुक्त को बहाल कराया। इस तरह से जो संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है, ह्रास हो रहा है उनकी नीतियों में, इस पर तो एक चिंता का विषय है और लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। अगर राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े एक चेहरा हैं, और कांग्रेस का यदि अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक अगर थोड़ी बहुत जनाधार है, अगर नहीं मानते हैं बीजेपी तब भी है। अभी जो उनका एमपी सीट गया है, इस पर क्या? देखिए, कांग्रेस से बहुत दिनों तक, अभी तो भाजपा कुछ ही दिनों तक राज की है जी, और ये कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी। आज 2 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां कही जाती है बड़े पैमाने पर, उसमें भाजपा और कांग्रेस भी है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति जब थोड़ी सी चर्चा में आई, खास करके ये भारत के जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया और लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला, उससे देख करके भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं घबरा गई और उस पर तरह तरह के, जिस आरोप पर ये सरनेम की बात, सरनेम मतलब मोदी के बारे में कहे कि सब मोदी चोरी होता है क्या? क्योंकि एक आध 2 मोदी चोरी कर रहे हैं। पिछड़ों के अपमान का उन पर ये लग रहा है। पिछड़ों का आंकड़ों से इसको देखना नहीं है। ये मोदी की बात उन्होंने कहा था कि मोदी सब लगते हैं कि चोरी होते हैं क्या, इस तरह की बात उन्होंने सरनेम की बात किया। वह मोदी कोई भी टाइटल लगा सकता है, सरनेम कोई भी लगा सकता है, वो जाति की बात नहीं है। लेकिन इस बात के लिए इतनी बड़ी सजा होगी और सजा होने के तुरंत बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। यह अप्रत्याशित कदम है। इस कदम पर भारत के जो लोकतंत्र के पसंद करने वाले लोग हैं काफ़ी हैरान हैं और इस तरह की अगर चीज़ें होती रही तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे जो राजनीतिक प्रश्न नहीं है लेकिन राजनीतिक भी है, और यह प्रश्न सिर्फ आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर और डॉक्टरेट हैं, बच्चों को शिक्षा दिया है। बिहार हो या कोई अपना देशी हो, उसकी राजनीति में शुद्धता कैसे आएगी? इसके लिए कोई एक संदेश आप दें उन नए जो वोटर्स होंगे या जो अभी युवान हैं, तो उनके लिए कि राजनीति में शुद्धता कैसे आएगी? राजनीति में शुद्धता तो सबको अपने अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा और वोटर की भी। सर, गिरबान की बात कर रहे हैं तो जनता को झांकना पड़ेगा या नेताओं को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा? दोनों का ना। नेता कैसे बनते हैं? जनता के द्वारा। तो जनता अगर कुछ दिन कुछ पैसों के लालच में वोट को प्रभावित होती है, वो चाहे पैसे मुर्गा के रूप में हो, दारू के रूप में हो या किसी रूप में हो, तो उन पैसों के लालच को जनता को भी छोड़ना पड़ेगा। उन पैसों के प्रभाव में 1 महीना आराम किया, आपने खाया पिया, घुमा ऐश किया, और बाकी 4 साल 11 महीना आप कष्ट झेलते हैं, तो इस पर भी कहीं न कहीं विराम लगाना पड़ेगा जनता को भी कि नेता जो खड़ा है, नेता तो अपने अपने स्वार्थ में खड़ा होंगे लेकिन अल्टीमेटली तो जनता चुनती है। तो जनता जब तक जनतंत्र है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ही सर्टिफिकेट मिलता है, तो जनता की भूमिका तो सर्वोपरि है। जनता अगर मन बना ले कि हम छोटी छोटी बातों में नहीं आएंगे, हम जाति से ऊपर उठ करके प्रत्याशी का चयन करेंगे, हम धर्म से ऊपर उठ करके प्रत्याशी का चयन करेंगे। किसी पार्टी ने अगर गलत कोई सिंबल किसी पार्टी प्रत्याशी बनाया है
ऐसा चौधरी चरण सिंह जी एक नेता थे, कहा करते थे अगर गलती से हमने किसी को टिकट दे दिया है तो हम माइक से ऐलान करते थे कि तुम अपना वोट मत देना, तुम जो अपना महत्वपूर्ण वोट है, कीमती वोट है, उसका प्रयोग उस अपराधी के, उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ है देना और सत्य और सही आदमी को जिता करके लाओ। तो डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब और एमएलसी वर्तमान में इनका यही संदेश है कि जात पात धर्म से ऊपर उठकर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार के बेहतरी के लिए वोट करें, इसी से राजनीति सुधरेगी। बाकी तमाम वर्तमान के मुद्दों पर हमने बात किया डॉक्टर साहब से। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको शुक्रिया, धन्यवाद।